तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं पता कि क्या होता है तो आप जाकर वीडियो देख चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बस यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। बस अब अगर इसको खोलकर लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर P जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मोमेंटम को, और डेल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम को, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर T रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, ठीक है। बस तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है तो आप क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर वो थोड़ा सा और डीपली जानना चाहे कि क्या है मतलब एक्चुअल में, तो आप फॉर्मूला बताओगे कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब देखो, चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब एक केस देखते हैं। केस क्या है कि एक मास m है, वो कुछ इनिशियल स्पीड u से जा रहा है। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाइड किया F न्यूटन का, तो इसकी जो फाइनल स्पीड हो गई वो हो गई v, और कितने टाइम तक हमने इस पर फोर्स अप्लाइड किया तो वो गिवन है t टाइम तक। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस सिनेरियो में फिट करना है हमें, तो चलिए करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। फोर्स अप्लाइड कितना किया हमने? F न्यूटन, तो यहां पर लिख दोगे F इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखो, इस बॉडी का यहां पर ही तो फाइनल मोमेंटम होगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, मास कितना है m, स्पीड सॉरी वेलोसिटी कितनी है v, तो ये हो जाएगा mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है u, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu और फाइनल मोमेंटम हो गया mv, तो यहां पर आ जाएगा mu अपॉन, देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का सिर्फ इतना मतलब है कि कितनी देर तक फोर्स को हमने अप्लाई किया। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने टी टाइम तक फोर्स मतलब F को अप्लाई किया, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की जगह आ जाएगा टी टाइम, ठीक है। चलिए तो अब अगर इसको थोड़ा सा और संभल कर लिखोगे, ये हो जाएगा फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू मास कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा v मतलब फाइनल स्पीड ऑफ द मास m माइनस u इनिशियल स्पीड ऑफ द मास m अपॉन t, जितने टाइम तक फोर्स अप्लाइड किया है मास m पर, ठीक है। चलिए तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? देखो ये आ गया F इज इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन टी।
अच्छा भाई एक बात बताओ आप कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v है फाइनल स्पीड, u है इनिशियल स्पीड, t है टाइम टेकन, a है एक्सेलरेशन। तो अगर v माइनस यू को इधर लेकर जाओगे और टाइम को नीचे ले जाओगे तो ये बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो ध्यान से देखो, v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या आप एक्सेलरेशन पुट कर सकते हो? बिल्कुल। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है मास, v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? जनरली अगर आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा होता तो अगर कोई पूछता फोर्स का फॉर्मूला क्या है तो आप यही जवाब देते कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स का फॉर्मूला ऑलवेज नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे फोर्स का फॉर्मूला क्या है तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए तभी होता है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या सीखा आपने? पहली चीज ये सीखी कि अगर हमसे कोई सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछेगा तो हम डेफिनेशन में ये बताएंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। लेकिन थोड़ा सा और सही से पूछेगा कोई तो हम बताएंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फिर अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो आप बताओगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये है कि मास बॉडी का कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मास वेरिएबल हो जाएगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए नहीं होगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन ये भी आता है ना, अगर मास कांस्टेंट नहीं रहा तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो देखो, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। देखो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, चाहे मास कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, कुछ भी है, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है फोर्स का। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला 95% केसेस में वैलिड है जिनमें मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देखो सवाल आता है कि मास वेरिएबल कहाँ होता है? नॉर्मली तो हमारे पास मास कांस्टेंट होता है। इस अगर इंक का या इस पेन का मास देखोगे तो वो 2 घंटे बाद भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारे सिलेबस में मास जनरली 2 जगह वेरिएबल होता है, एक जब आप रॉकेट प्रॉब्लम करते हो और एक जब आपकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाती है। जैसे आगे जाओगे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो अगर आपसे डिफरेंशिएशन आता है आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन देखो ये तब वैलिड था जब हमने एक बड़ा इंटरवल लिया है, मतलब लार्ज इंटरवल के लिए हम अप्लाइड फोर्स का पता निकालना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तब वैलिड है जब ये लार्ज इंटरवल है। ठीक है, फॉर स्मॉल इंटरवल मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर हमको अप्लाइड फोर्स निकालना है, छोटे से टाइम मतलब टाइम टेंड्स टू 0, टाइम इज नॉट इज इक्वल टू 0, टाइम टेंड्स टू 0। अगर अब आपको अप्लाइड फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
देखो अगर लार्ज इंटरवल था तो हमने किया चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन अगर स्मॉल इंटरवल कर दिया मतलब छोटे से टाइम के लिए हमें एफ फोर्स निकालना है तो हमने क्या किया डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम अपॉन डिफरेंशिएशन इनटू मैं दोबारा से दोहराता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। चलिए आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो फोर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, पी की जगह आप एम वी लिख सकते हो, बिल्कुल एम इंटू वी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए अब देखो यहां से 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, इफ मास m इज कांस्टेंट, अगर m मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये मास जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो आप डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो ना आप। चलिए निकाल लेते हैं, m इंटू डी वी अपॉन डी टी। अच्छा अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है कि हमने मास m को बाहर क्यों निकाल लिया, तो एक्चुअल में उसका ये कॉन्सेप्ट वीक नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट वीक है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं आता तो मैंने एक 15-16 मिनट की वीडियो बना दी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो केस 1, अगर मास m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dt। अच्छा एक बात बताओ, dv अपॉन dt क्या होता है? dv अपॉन dt तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि यही एक्सेलरेशन होता है, तो मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए देखो ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, लेकिन इसके 3 केसेस बनेंगे। केस 1, अगर मास m कांस्टेंट है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ma। केस 2, इफ वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, अगर v वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखते हैं। चलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ mb अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लोगे। चलिए निकाल लेते हैं, v dm अपॉन dt। अब अच्छा एक बात बताओ, dm अपॉन dt कुछ होता है? नहीं, एक्चुअल में dm अपॉन dt आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप गिवन जो क्वेश्चन में होगा उसको पुट कर दोगे यहाँ से, और वेलोसिटी भी गिवन होगी, आपका अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कितने केस थे? 2, एक मास कांस्टेंट तो फोर्स इज इक्वल टू ma आ जाएगा, एक वेलोसिटी कांस्टेंट तो फोर्स इज इक्वल टू v dm अपॉन dt आ जाएगा। dm अपॉन dt आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए केस 3, देखो केस 3, इफ मास m and velocity v both are variable। ठीक है, अगर m मास जो है, v वेलोसिटी जो है, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो देखते हैं फोर्स क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ mv अपॉन dt। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? देखो यहाँ पर m भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो कुछ तो याद आना चाहिए जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर रिकॉल कराता हूँ। देखो क्या आपने पढ़ा था, y इज इक्वल टू u डॉट v, फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था
किस तरह से? एक बार आपने u को एज इट इज लिया था, v का डिफरेंशिएशन किया था, फिर एक बार आपने v को एज इट इज लिया था, u का डिफरेंशिएशन किया था। अगर ये समझ नहीं आया तो इस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में या डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में। इसलिए इसको समझने के लिए आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। इवन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी है तो डिफरेंशिएशन पढ़िए जाकर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाइड कर देते हैं। चलिए, फोर्स इज इक्वल्स टू, एक बार मास को एज इट इज लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस एक बार v को एज इट इज लिखेंगे, मास का डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए ये आ गया। 3 केस हो गए। अभी अभी मुझे चौथा केस भी ध्यान में आया है। वो चौथा केस क्या है देखते हैं। केस 4, इफ mass m and velocity v both are constant। अगर m मास और वेलोसिटी v दोनों कांस्टेंट हो जाएं तो देखो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा d mv अपॉन dt, ठीक है। अब देखो मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो आपको डिफरेंशिएशन में ये वाला रूल याद आना चाहिए कि y इज इक्वल टू c, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर mv कांस्टेंट है तो इस पूरे का रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं पूरा रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। मोमेंटम की जगह मैंने mv रख दिया अपॉन dt। तो इसके 4 केसेस बने। इसके 4 केसेस, पहला अगर मास कांस्टेंट है, दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीसरा मास एंड वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल है, तीसरा मास एंड वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट है। तो चलिए इस केस में अप्लाइड फोर्स आया मास इनटू एक्सेलरेशन, इस केस में अप्लाइड फोर्स आया m dv अपॉन dt, सॉरी इस केस में अप्लाइड फोर्स आया v dm अपॉन dt। चलिए अब देखो दोनों ही वेरिएबल हैं, तो इस केस में अप्लाइड फोर्स आया v dm अपॉन dt प्लस m dv अपॉन dt, ठीक है। आप चाहें तो dv अपॉन dt को एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो इस केस में अप्लाइड फोर्स आएगा 0। तो उम्मीद है सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।